डे लॉन्ग राष्ट्रीय विमर्श की वैलिडिटी सेक्शन में मंच पे उपस्थित आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर आदरणीय प्रोफेसर रंगन बैनर्जी जी, प्रोफेसर अंबु सागर जी, अभिजीत अभयंकर जी, आशु वर्मा जी तथा जैसे मेरे को अभी कहा गया, देश के सभी एनआईआरएफ की टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस को प्रतिनिधित्व करने वाले एनर्जी से जुड़े हुए यानी एकेडमिक्स में जुड़े हुए सभी प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और अन्य साथीगण, मैं आईआईटी दिल्ली को 2-3 कारण से धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले एक तो पिछले दिनों में जो एक निर्णय मिनिस्ट्री में हुई, जैसे जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 से आगे बढ़ रहे हैं, अभी आपकी दुनिया में 5.0 की कुछ प्रिलिमिनरी डिस्कशन भी शुरू हुए हैं। उस समय में इस लास्ट लेग में 2-3 चीज तेजी से नया आया है। ऐसी चीज नया तो नहीं है, किसी ने मेरे को मैंने पूछा, ये जो 2 चीज इन दिनों में बहुत चर्चित हो रही, एआई की प्रारंभ कब हुई, इस आइडिएट कब हुई होगी। किसी ने मेरे को कहा कि अराउंड 20th सेंचुरी की लास्ट फेज में एकेडमिक वर्ल्ड में इसके बारे में चर्चा हुई है, उसके बारे में। दूसरा, क्वांटम के बारे में खूब चर्चा हो रही है। क्वांटम भी नया विषय नहीं है। कोई भी नॉलेज, कोई भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शायद टाइम के हिसाब से उसकी रिलेवेंस और इरिलेवेंस ही बनती है। अभी जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 से आगे बढ़ रहे हैं और देश में 2-3 टारगेट हमारे सामने है। 2047 में देश को 100 इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस होगा। प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल फोरम पे एक बात कह के आए हैं कि 2070 तक हम देश को नेट जीरो करेंगे। हमारी एनर्जी कंजम्पशन में आज भारत दुनिया के एब्सोल्यूट टर्म्स में 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, लेकिन उसको अगर पर कैपिटा में हम कन्वर्ट करते हैं, हम पर कैपिटा के 1/3 है। ग्लोबल पर कैपिटा के हम 1/3 है। इतने 1/3 में भी हम नंबर 3 एनर्जी कंज्यूमर हैं। और आने वाले दिनों में भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अपना परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अपने ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तब सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी। और उसमें हमारे सामने टारगेट है 2070 तक हमारी एनर्जी कंजम्पशन की जो अभी हो रहा है उससे तब क्या होगा, थोड़ा कल्पना करिए। हम आज 25 में हैं, आज से 40-45 साल के बाद हमारी एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा, उसके पहले 47 में हम डेवलप इकोनॉमी बनेंगे। तब तक हमारी जीडीपी का साइज क्या होगा, इकोनॉमी की साइज क्या होगी, एनर्जी कंजम्पशन क्या होगी, किस फॉर्म की एनर्जी कंजम्पशन होगी, ये सारे को अगर हम एनालिसिस करते हैं तब ये जो इस विषय पे आप लोगों ने आज डिलिबरेट किए दिन भर, इसकी रिलेवेंस ध्यान में आता है। ये तब संभव होगा उसमें अगर फ्यूचर क्या होगा। मैं पिछले 4 साल से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। मैं कोई विषय का अथॉरिटी नहीं हूं। मैं अमरूद जी को एक एप्लीकेशन दिया था, वो अभी तक उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत इंटरव्यू दूंगा अभी। शायद अमरूद जी को अगर पसंद आए तो शायद मेरे को कभी मौका आगे मिलेगा, कुछ थोड़ा बहुत लिटिल बिट माइनस्कूल लेवल पे कोई अथॉरिटी बनने के लिए। मैं एक विषय मेरे ध्यान में आ रहा है कि कोई भी सोसाइटी
अगर अपने लोगों की, अपने नागरिकों की बेसिक रिक्वायरमेंट को ठीक से एनालिसिस कर पाता है और उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई डिजाइन, कोई स्ट्रैटेजी बनाता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड वे फॉरवर्ड की स्ट्रैटेजी, ये उस सोसाइटी की एकेडमिया ही बनाती है, इंस्टीट्यूशन ही बनाती है। उसको डिटेलिंग करना और उसके ऊपर एक सिचुएशन एनालिसिस करके उसमें अगर मैपिंग करना, मॉडल बनाना, ये यूजुअली एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ही करता है। इसलिए राइटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आपको एक अपेक्षा रखा, जैसे जैसे हम, और उसमें हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2047, 2070 और कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी, ये डिसरप्टिव जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हमारी इकोनॉमिक जर्नी में हम लोगों के सामने एक इंस्ट्रूमेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी लोगों ने कई प्रकार की आइडिएट किए हैं। इसको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है, उसको फ्लेक्सिबल बनानी है, क्रेडिट आर्किटेक्चर बनानी है, इंटरनेशनलाइजेशन करना है। हम दुनिया में अभी आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। मैं 3 साल पहले रंगन मानार्जी जी को एक अनुरोध किया कि क्या आप दुबई जाओगे क्या। वो पहले मेरे को एक रेड कार्ड दिखाए, उस रेड कार्ड का नाम था सीनेट। सर सीनेट को पूछना पड़ेगा, तब मेरे को बहुत आइडिया ही नहीं था। मतलब आप डायरेक्टर हो, आप सीनेट को क्या पूछोगे। तब मेरा थोड़ा अबू धाबी में और पेट्रोलियम दुनिया में थोड़ा अनुभव हुई थी। तब मेरा मैं बहुत कीन था जब वहाँ की सरकार से एक रिक्वेस्ट आई कि हम सारे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि आपकी कोई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, एंड आईआईटी उन्होंने नेम किया, आईआईटी आप हमारे वहाँ खोल सकते हो क्या। मेरे को तो अच्छा लगा, यार अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने, लेकिन मेरे को पहले एज ए प्रोफेशनल एंड क्वालिटेटिव एकेडमिशियन लाइक ऑल ऑफ यू आर, उन्होंने मेरे को रेड कार्ड बताया। बोले ये क्या है, इसको समझ में आता है, कहाँ हमको ले जाने के लिए कहता है। फिर विथ मच परसुएशन, आई एम ग्रेटफुल टू रंगन महाराज, उन्होंने देश के लिए बहुत न्याय किया, आईआईटी दिल्ली के लिए न्याय किया, हमारी पूरा इंटेलेक्चुअल डायस्पोरा के लिए न्याय किया। उन्होंने एक सॉलिड रोबस्ट इकोनॉमी में आईआईटी को खोलने का लीड लिया। और मेरे मित्र शांतनु को जो मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ, और वो आज भी आप यहाँ डेलीवेशन में कहे हैं। और मैं आप सबको रंगन जी एक वर्कशॉप आप एनर्जी प्रैक्टिस की, एनर्जी एआई, एनर्जी टेक्नोलॉजी, एनर्जी की विजुअलाइजेशन में मैं निस्संदेह कह सकता हूँ इस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा एक्सपोजर अभी शांतनु को हुई होगी। क्योंकि आबू धाबी में कमोडिटी और कुछ नहीं है, हमारे वहाँ एग्रीकल्चर है। कल मैं मीरठ में था, आहूजा जी यहाँ बैठे, में कल मीरठ में हमारी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुली है एआई एंड एग्रीकल्चर, उसकी एक स्पोक काल हम जुड़वाए मीरठ की सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। खेतों में कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना, सॉइल टेस्टिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक और मार्केट डायनेमिक्स को समझने तक, कैसे हम लोग उसको टेक्नोलॉजी को यूज करना, उसमें से फाइनली व्यक्ति को और कंज्यूमर को, स्टेक होल्डर को, नागरिकों को ईज कैसे होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में कल हमने इनिशिएटिव लिया। मैं मानता हूं आबू धाबी जैसे देशों में उनकी जो सिंगल मोस्ट प्रोडक्ट है वो है एनर्जी। और उन्होंने उस दुनिया में बड़े सक्सेसफुली, छोटा सा ही देश है लेकिन सक्सेसफुली उन्होंने एक मॉडल बनाई है एनर्जी की डिफरेंट फैसेट के बारे में, रिसर्च, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, एडवांस रिसर्च, प्रोडक्टाइजेशन, उसको लेके पॉलिसी, उसको लेके जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग, ये सारे का एंड टू एंड। मैं दुनिया में एनर्जी में कई सारे देशों को घुमा हूं, लेकिन मैं आबू धाबी जैसे प्रोग्रेसिव कंट्री दुनिया में नहीं देखा। और उसमें उन्होंने, हमने नहीं, उन्होंने चॉइस किया है आईआईटी दिल्ली हमारे वहां काम करना चाहिए। और अभी शांतनु जी खुद ही कह पाएंगे उनको उस सिस्टम में एक बड़ा प्रेस्टिजियस पोजीशनिंग मिला होगा। आईआईटी आबू धाबी कैंपस को वहां का गवर्नमेंट ने खूब पैटर्नेज किया है। मैं आपको अनुरोध करूंगा रंगन जी
इस टास्क फोर्स की एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर टूर इन्वॉल्विंग मेनी ऑफ यू. They should visit Abu Dhabi IIT campus, and Shantanu facilitate them with coordinating with ADNOC. Let they see different facility, how energy is practically embedded with modern technology, state of technology, the technology of the world. उन्होंने कैसे उसको किया है और उसकी कॉस्ट कैसे निकला है. नहीं दिखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे. भले ही आप एकेडमिक्स की एक धुरंधर व्यक्ति हो, आपका नॉलेज लेवल बहुत ही ऊंचा होगा, ये थियोरिटिकल हो. हमारी देश में इंडस्ट्री एकेडेमिया की कनेक्टिविटी की एक गैप है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा. लेकिन हमें अगर डेवलप इकोनॉमी होना है तब हमको इंडस्ट्री एकेडेमिया एंड पॉलिसी मेकर्स को इकट्ठा काम करना पड़ेगा. इसीलिए मिनिस्ट्री ने आपको एक काम दिया कि आप आने वाले दिनों में एग्रीटेक, हेल्थ केयर एंड बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, digital and creative economy, AI in energizing and manufacturing and industry 4.0 and energy as specific. जब हम लोगों को लगा, मेरे को उन दिनों में संजय मूर्ति हमारे उस दिनों की सेक्रेटरी जब कहे, तो मैंने कहा इसको रंगन मानार जी की लीडरशिप दिया जाए. मैं रंगन जी को पिछले कई सालों से जानता हूं. जब मैं पेट्रोलियम विभाग में काम करता था तब मैं एक बार मुंबई IIT गया था. तब भी मैं जब मेरे पेट्रोलियम इंस्टॉलेशन में घूमता था, मैं पूछता था कि इस टेक्नोलॉजी आप लाए कहां से, ये टेक्नोलॉजी को आप कहां से लाए. हमारे पेट्रोलियम दुनिया में कोई टेक्निक देता था, कोई बाहर की कंपनियां यूजुअली पेट्रोलियम सेक्टर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन में. जब कभी मैंने उनको स्लम्बर्जर को कभी बाहर में मिलता था, मेरे को IITian मिलते थे, तो मेरे को ये मिसमैच ध्यान में नहीं आता था. यार ये सारे नॉलेज कंपनियों में, टेक्नोलॉजी कंपनियों में हमारे लोग हैं और हम उनको हाई लाइसेंस फीस में हम क्यों यहां खरीदते हैं, हम क्यों अपना दुनिया नहीं बना पाएंगे. तब उन दिनों में रंगन बनर्जी ने हमको एक आइडिया दिया था, हमें एक एनर्जी सेंटर खुलनी चाहिए. तब हमने उन दिनों में पेट्रोलियम कंपनियों को अनुरोध करके एक मुंबई IIT में एनर्जी, जो रंगन बनर्जी खुद भी एनर्जी एकेडमिशियन है, एनर्जी पॉलिसी मेकर है, तो उनको हमने उसमें से लीडरशिप दिया था. तब मेरे को लगा कि ये इस विषय में दिल्ली IIT इन द लीडरशिप ऑफ रंगन बनर्जी ये काम अच्छा हो सकता है. मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं. आपने बखूबी पिछले दिनों में आपकी टास्क फोर्स ने कई सारा विषय की डिबेट शुरू किया है. ये मैंने पूरा नहीं किया है. मैं आपका प्रेजेंटेशन देख के बहुत संतुष्ट नहीं हूं. मेरी अपेक्षा और कुछ है. मेरी अपेक्षा है कि सामान्य लोगों के फायदे में आपकी टेक्नोलॉजी कैसे आ रही. और मैं दो विषय कर रहा हूं इसमें से, अंबु सागर जी के प्रति. हमारे संजय जी आप आगे आइए, आगे आइए. मेरे अंबु सागर जी के सामने मेरे एप्लीकेशन अभी शुरू हो रहा है. मैं उनको कई दिनों से कह रहा हूं कि मैं जब पेट्रोलियम में काम कर रहा था, मैं दो विषयों को, एनर्जी, वो एनर्जी मिनिस्ट्री था. भारत में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कोई एनर्जी मिनिस्ट्री मानता नहीं है. भारत में एनर्जी मिनिस्ट्री यानी पावर मिनिस्ट्री है. हमारा नाम को कैसे, हम कभी विदेश जाते थे तो हमको कोई भी बाहर की देश में एनर्जी मिनिस्टर सभी मिनिस्ट्री को लेके एनर्जी मिनिस्ट्री होता है. हमारे देश में एनर्जी मिनिस्ट्री मैंने हिसाब किया था एक बार 7 डिपार्टमेंट से बंटा हुआ है. कोल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कंपनी पावर के नाम पे नामित है, रिन्यूएबल एनर्जी की 2 वर्टिकल है, सोलर एंड बायोफ्यूल, फिर पेट्रोलियम है, फिर एटॉमिक एनर्जी. ऐसे मैंने गिनती किया था 6 या 7 डिपार्टमेंट को मिला है, विंड को मिला है. 7 डिपार्टमेंट को मिलाने से एनर्जी होती है. तब उन दिनों में मैंने 2 कामों को हम लोगों ने एनर्जी में किए थे. उस समय में हमारी एक्सपोजर IIT जैसे संस्था से इतनी नहीं हुई थी, मेरे व्यक्तिगत नहीं हुई थी, मैं इसको स्वीकार करता हूं. या टेक्नोलॉजी की मॉडलिंग इस प्रकार की भी नहीं हुई थी. लेकिन उतने में ही हम लोगों ने 2 काम किए थे. उस समय में मैंने कहा पब्लिक पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और ईच, ये सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है. भारत की एकेडेमिया में एक मैं आज सुबह PMRF की
कुछ नए यंगस्टर्स को मिल रहा था सुबह। मेरे को एक चीज आज मैंने देखा, एक चीज अच्छा नहीं लगा। मैंने किसी की इंटरव्यू आज देख रहा था, वो हमको थोड़ा नीचा करके कह रहे हैं कि भारत के एकेडमी से पढ़ के गए हैं, अच्छा किए हैं, जिंदगी में सफल हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारत में क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाई में नहीं है। मैं उसको स्वीकार नहीं करता। भारत में क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाई में नहीं होता तो हमारे आईआईटी के इतने ब्रांड नहीं बनते, हमारी आईआईएम की ब्रांड इतने नहीं बनते, हमारे इसरो सबसे कम खर्चे में चंद्रयान में ये सफलता नहीं प्राप्त करता। नहीं तो अगर हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता तो डिजिटल दुनिया में भारत दुनिया की एक नंबर की देश नहीं होता। हमारी चुनौती और कुछ है, हमारी चुनौती है हमको ज्वाइनिंग द डॉट की स्ट्रैटेजी आती नहीं है। हमारी एक आनंद है कोहट में काम करना, हमारी एक आनंद है हम आइसोलेशन में रहना, हमारी एक आनंद है मैं ही जानता हूं दूसरे को कुछ आता नहीं इस किक में रहना, उसको क्या मालूम है। ये है भाई ह्यूमन इंस्टिंक्ट हम लोगों के अंदर है, उसमें से हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसको रिजॉइस करते हैं कि चलो उसको कुछ देखो आता नहीं है, हमको आता है। यह साइलों को अभी तोड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए आज एनर्जी की जो मैं इसलिए और प्रभावित हूं, आईआईटी एनआईआरएफ की रैंक की एआईसीटी एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज हो सही, लेकिन उसको आपने आईआईटी के प्लेटफॉर्म पे बुला के एक ओरिएंटेशन क्या, उनको भी सुने, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपने कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे लाया, ये आप बधाई के पात्र हो। मैं जो सुबह कहा कि मैं आज पीएमआरएफ की पीएमआरएफ 1 की कुछ सक्सेस स्टोरी उन बच्चों से सीधा सीधा सुन रहा था। मेरा पूरा विश्वास है, किसी का, मैंने आज सोशल मीडिया में देखा कि भारत में क्रिटिकल थिंकर्स नहीं है। फिर मैं 3-4 घंटे के बाद, मैं कल जब गया था मीरठ, मेरे साथ आहूजा जी हैं, हम सब बहुत लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए होंगे, ऐसा ना, या सब सिटी से आए हैं, गांव तो दिखे होंगे। गांव में खेत में एक डरावना रहता है, समझते डरावना, एक जो साखी रहता है, जो भूत का चेहरा में रहता है, पशु पक्षी इन सबको डराने के लिए, उसको यहां के शब्द में डरावना कहते हैं। अभी हमारी भारत की खेतों में नया डरावना की नया रूप आने लगा है। उसको डरावना, मेरे को उसमें तब काल से ढूंढ रहा, उसको डरावना वो आश्चर्य करता है। वहां एक डरावना साइज का एक डंडा खड़ा रहता है, उसमें से कुछ 1-2 टोपी टाइप का रहता है, जिसमें से कैमरा रहता है, जिसमें सेंसर रहता है, जिसमें किसान घर में बैठ के मेरे वहां पानी कितना गया, मेरे वहां फर्टिलाइजर की इंटेंसिटी कितनी हुई, मेरे वहां सॉइल कंडीशन कैसे हो रहा है, मेरे फसल कब पक जाएंगे, कोई बाहर की पशु तो नहीं आ गया, ये सारे को अपने पैम टॉप में बैठ के देखने की, कल हमारी आहूजा जी ने आईआईटी रोपार की एक इनोवेशन को हम उत्तर प्रदेश की खेतों में लगा के आए हैं। ये नया भारत हो रहा है। इसलिए आज जो आप लोगों ने किया है, और मैं सुबह जो आज पीएमआरएफ की एक सक्सेस स्टोरी सुना, एक लड़की, मुंबई आईआईटी की एक लड़की ने एक वायरलेस इलेक्ट्रिक चार्जर की कॉन्सेप्ट लेके आया। थोड़ा भी कॉस्टली है, टेक्नोलॉजिकली एब्सोल्युटली फाइन, आगे बढ़ रही हो। मेरा कॉन्फिडेंस है कि अगर हमारी पास, और इन दिनों में मैं आईआईटी में जब मैं इतना आपको प्रशंसा करता हूं, रंगन जी और अंबु सागर जी, थोड़ा क्रिटिकल बात भी कह दूं, मैं इन दिनों में, मैं गलत हो सकता हूं, अगर मेरे को गलत प्रूव करोगे तो मैं मेरे सीमित ज्ञान में आपको क्षमा प्रार्थना करने में मैं सेकंड्स भी नहीं लगाऊंगा। मैं शुरू करता हूं सोमनाथन जी की ऑब्जर्वेशन से। मेरे को इसको फिर गुरुजी लोग मेरे को, मेरे वाणी को, मैंने मेरे स्पीच को फिर उसको सोशल मीडिया में डालना नहीं, मंत्री ने बिना जाने ऐसे ही कह दिया, लेकिन मेरा अनुभव मैं मन की बात में कह रहा हूं। सोमनाथन जी ने कहा यार चंद्रयान बनाने में मेरे को आईआईटीएन ने मदद नहीं किया। मैं टायर 2 टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को इकट्ठा करके मैंने चंद्रयान बनाया। मैंने इतने दिनों में, पिछले दिनों में, मैं 2 दिन पहले भारत के एक पिछड़े इलाका में, एस्पिरेशनल जिला में गया था, कोरापुट में, मेरे होम स्टेट है कोरापुट, सबसे पिछड़ा इलाका है। कोरापुट में गया था, जहां
सुखोई की इंजन बनती है। सुखोई की स्पीड साउंड से 3 गुना है। हम जो ऊपर इतना छोटा सुखोई दिखते हैं उसमें 2 इंजन रहता है। उसकी इंजन को बनाने वाले लोगों से मैंने मिला, वो कौन लोग हैं, किस बैकग्राउंड के हैं, लोग पढ़ाई क्या किए हैं। लगभग 2,500 लोग हैं। हजार लोग, 900 लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और आईटीआई हैं, और 601 लोग हैं डिप्लोमा वाले, और आधे से ज्यादा लोग अननोन कॉलेज और आईटीआई वाले तो अननोन है ही, डिप्लोमा वाले भी तो अननोन इंस्टीट्यूशन से है ही, और बाकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज के, मैंने वहां कोई आईआईटीएंस को नहीं देखा। इसलिए अर्थ ने मेरे को क्षमा, मैं पहले मांग लिया था। आईआईटीएन मीनिंगफुल काम नहीं करते ऐसा मैं नहीं कहता हूं। संजय सुधीर आगे तो मीनिंगफुल ही काम कर रहे हैं, दिल्ली सीजी का अल्मा मैटर है। अनेक कंट्रीब्यूशन के आज देश में भारत की ब्रांड बढ़ाने में हमारी आईआईटीएंस की बहुत बड़ी रोल है। भारत की साइंटिफिक टेम्पर को, भारत की नॉलेज कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत बड़े रोल है। लेकिन मित्र, चुनौती है हमारे ये सारे डॉट्स को इमर्जिंग टाइम पे, ये सारा विषय पे, इसीलिए हमने टास्क फोर्स बनाया। और न्यू एज नॉलेज क्या है, उसको कैरिकुलम में कैसे कन्वर्ट करना, उसको स्किल कोहर्ट में कैसे कन्वर्ट करना, उसको एकेडमिक क्रेडेंशियल में कैसे कन्वर्ट करना। अभी मेरे को रंगन जी कह रहे थे कि भाई हम लोगों ने जो क्रेडिट आर्किटेक्चर बनाई है, ये सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारा तो कभी रंगन जैसी धारणा था ही नहीं। हम तो मानते हैं कि एजुकेशन एंड नॉलेज एक्वायरिंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आने वाले दिनों में ये मत, गलत फहमी मत रहना, आप डायरेक्टर होगे, आगे भी कुछ हो सकता है। आगे उस समय में आपने नया क्रेडिट आर्न कितना किया वो गिनती में आएगा। क्रेडिट आर्न नहीं किया होगा। मैं मेरे डिलॉयट में, संजय जी जानते हैं, ये हमारे पुनीत रंजन डिलॉयट के ग्लोबल हेड थे। मैं उनको, मेरे मित्र है तो मैं उनको रिटायरमेंट टाइम भी ट्रैक कर रहा था। 3-4 दिन पहले उनको मैंने फोन किया, कहाँ हैं आप? बोले मैं क्लासरूम में हूं। तो मेरे जितना आइडिया था, मैंने पढ़ा रहे हैं क्या? बोले नहीं, पढ़ रहा हूं। बोला क्लासरूम में क्या पढ़ रहे हैं आप तो रिटायर करोगे 3 दिन पहले। नहीं नहीं, मेरे को इस पढ़ाई कंप्लीट करने में मेरे को क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, मेरे क्रेडिट पॉइंट मेरे कैरियर में लिखा जाएगा, तो मेरे को रिटायरमेंट इंक्रीमेंट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। रंगन जी, मैं 1-2 साल और यहाँ रह जाऊं तो ऐसे लगा ही दूंगा कुछ नियम। तो एकेडमिशियन को आप पढ़ते हो, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा, क्रेडिटाइज करना पड़ेगा। सारा विषय एनर्जी में क्या क्या चीज आगे होगा, क्या क्या चीज होना चाहिए, और उसमें सिर्फ किताबी नहीं, किसी सिर्फ रिसर्च सेंट्रिक नहीं, सिर्फ पेपर से नहीं, साइटेशन से नहीं, साइंस मैगजीन की पब्लिकेशंस में नहीं, इसको फील्ड में कैसे, लैबोरेटरी से लेके कभी जमीन तक हमने 2 प्रैक्टिस किया है, मैं आपको बताता हूं। जिसमें मैं कहा ना, उन दिनों में हमारे पास ये एक्सपोजर नहीं था, नहीं तो मैं आप ही के पास आता। प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कहा कि भाई देखो, ये जो सारे एलपीजी कंज्यूमर है ना, उसको आधार शेडिंग कर दो। तो मेरे पल्ले पड़ा नहीं, ये आधार शेडिंग करना है, क्या करना है। मैं इतना में अखबार में पढ़ा था कि 2012 में दिल्ली में उन दिनों की सरकार ने एक बार अपना एलपीजी कंज्यूमर बेस को दिल्ली में आधार और एलपीजी कंज्यूमर, आप सब यूजर है तो एक कंज्यूमर नंबर भी आपका रहता है, उस कंज्यूमर नंबर को आधार सीरियल करेंगे तो घोस्ट कितने हैं उसको पता चल जाएगा। तब ये सब्सिडाइज कमोडिटी होता था, सरकार की 400-500 रुपया उन दिनों में सब्सिडी जाती थी, और एक कंज्यूमर को 12 तक सिलेंडर लेने की एंटाइटलमेंट है, अधिकार है, उसको कोटा है। तो 12 सब्सिडाइज कमोडिटी को लेने में फ्री मार्केट से थोड़ा पिलफरेज होता था। तो पीएम ने कहा कि इसको तुम जोड़ दो। तो मैं घबरा के आया, हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो भी आईआईटीएन थे, शायद दिल्ली के, नीरज मित्तल दिल्ली के ही होंगे ना, दिल्ली के आईआईटीएन थे वो, दिल्ली आईआईटी से, कानपुर स्टूडेंट, वो मद्रास आईआईटी के तो थे आईआईटीएन। हम आईआईटीएन की शरण हमको मिला ही तब भी। तो मैं उनको पूछा, यार ये मेरे मित्तल जी साहब ने कहा है कि इसको आधार पे जोड़ना, क्या करना, उसमें कैसे करेंगे? यार तुम लोगों ने तो 12-13 में किया था, खूब पिटाई हुई, फिर उसको बंद करना पड़ा, फिर हम तो नए नए मंत्री बने, फिर पिटाई करवा दोगे हमारा, गया मेरे जन्म ही नहीं हुआ है, मेरा हत्या ही हो जाएगा।
तो उन्होंने कहा सर मैंने फिर उनसे पढ़ा, मेरे को याद है रंगन जी, मैं लगभग 7 दिन उनसे टीट बाई बीट, कंज्यूमर नंबर कैसा होता है, कितना डिजिट के होते हैं, आधार कैसे सीडिंग होगा, उसमें से बैंक नंबर भी रहेगा, बैंक अकाउंट नंबर भी रहेगा, वो क्यों देगा, उसमें से गवर्नेंस की इशू क्या है। तब आधार, सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि आधार आप यूज नहीं कर सकते हो, सो मोटो यूज नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति कॉन्सेंट से यूज करेगा, कैसे करें, इसे करते करते एक एडमिनिस्ट्रेशन लगी, गवर्नेंस लगी, फाइनली एंड ऑफ द डे क्या हुआ, 17 करोड़ था एलपीजी कंज्यूमर नंबर, 17 करोड़ पे हमारे सब्सिडी बुक होता था। जब हमने 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के अंदर हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, पहल इनिशिएटिव से हम लोगों ने उस कंज्यूमर बेस को 14 करोड़ में ले आए। 3 करोड़ एलपीजी सिलेंडर के ऊपर 600, उन दिनों में 600 रुपया पर सिलेंडर सब्सिडी होता था, हमने पिलफ्रेज बचाया। यह है एनर्जी कंजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी एम्बेडमेंट, ये हमने किया है। इसको मेरा कॉन्फिडेंस है कि देखो भाई, टेक्नोलॉजी को यूज करने से गवर्नेंस इमर्ज करती है, ईज डेवलप होती, कंज्यूमर को अभी हमने बाकी व्यवस्था उसे जुड़ाई। फिर आगे हम लोगों ने एक नया विषय कभी आगे चलते चलते आया, भारत में 600 मिलियन मेट्रिक टन बायोमास है, कचरा है, अभी भी कचरा है, वेट कचरा है, ड्राई कचरा है, दोनों है। उसको सर्कुलर इकोनॉमी में कन्वर्ट करना, वेस्ट टू वेल्थ, कई प्रकार की एकेडमिक डिबेट होते रहता है, उसको करना कैसे, फिर एक बार मैंने अपने मित्रों के साथ बैठा कि भाई इसको मेरे को समझाओ क्या करना। फिर बात है कि भाई हम जिले जिले पे, आज इन दिनों में हम लोगों ने भारत की लगभग 800, 750 जिले में से लगभग 650 जिले में पाइप्ड गैस की नेटवर्क की लाइसेंस दे चुके हैं, किसी ना किसी कंपनी के हाथ में पीएनजी जा सकता है। पीएनजी कैसे पहुंचाएंगे, सब जगह पे तो ये गैस ग्रिड नहीं है, तब भी नहीं था, अभी भी बहुत जिला में नहीं है, कैसे पहुंचाएंगे। उस इलाका में जो बायोगैस निकलेगा उसको कॉम्प्रेस गैस में परिवर्तित करके उनको दे सकते हैं, यह हमारी पेट्रोलियम कंपनी ने कहा यह संभव है। उसकी एक वैल्यू चेन हम लोगों ने बनाई, नेटवर्क चेन बनाई, घर से कचरा लाना, उसको प्रोसेसिंग करना, उसको एक गैस में कन्वर्ट करना, सीएनजी और पीएनजी में कन्वर्ट करना, फिर उसको सप्लाई चेन पे डालना। इसको करने में मेरा यार ये सब गप्पे हो जाएगा, कहानी हो जाएगी, तो कहाँ हो पाएगा। मेरे को उन दिनों में हमारी अधिकारी मित्रों ने और टेक्नोक्रेट मित्र जो कंपनियों में काम करते थे, उन्होंने मेरे को एक प्रेजेंटेशन दिया। तब उन्होंने कहा सर हम लोगों ने इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी के माध्यम से इसको हम लोग कलेक्शन कर पाएंगे। तब एआई नहीं था, तब मेरे को अभी लग रहा है कि अगर एआई के बारे में मेरे को और जानकारी होता तो और बिग डाटा एनालिटिक्स हम करके उसको थोड़ा और इजी डेवलप कर सकते हैं। मैं 25 साल पहले कभी सेंट्रल सेक्रेटरीट में आया था, तब मैंने किसी मंत्री जी के रूम पे गया, तो मेरे लिए आश्चर्य था, सेंसर मेरे को ध्यान ही नहीं था, तब क्या आइडिया ही नहीं था सेंसर क्या होता है। अब जाने से बिजली जलती है, आने से बिजली बंद होती है। 30 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं। टेक्नोलॉजी की जर्नी वहीं से शुरू हुई है। आज सुदूर गांव में वॉशरूम पे भी ऐसे सेंसर पहुंच चुकी है। आप पहुंचाओ ना पहुंचाओ, मार्केट फोर्स टेक्नोलॉजी पहुंचाएगा। मैं आपकी डिलीवर, आपकी कैरिकुलम कैसे बननी चाहिए, आपकी पेडागोजी कैसे बननी चाहिए। दुनिया की चैलेंज सबसे आज है सस्टेनेबिलिटी। ट्रंप साहब को थोड़ा हट जाने दो, फिर आ जाएगा क्लीन फ्यूल की भीतर, कहा जाएगा तो शायद जैसे हो रहे हैं ज्यादा दिन रहेंगे भी नहीं। तो सबकी चिंता है भाई, ग्लोबल क्लाइमेट कंसर्न सबकी चिंता है। जून महीने में कभी दिल्ली में इतनी बारिश हुए थे, हो ही रहे जून महीने में दिल्ली में बारिश। तो ये चिंता में उसकी चैलेंज का समाधान कहां से है। चैलेंज की समाधान टेक्नोलॉजी और एनर्जी के साथ है। मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी में सबसे, अगर किसी इलाका में फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन या एनर्जी, अगर यही आज की जैसे बेसिक 4-5 चीज यही है, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, क्लीन एयर,
इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इनएविटेबल चीज है। इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा अभी ठीक उचित होगा एनर्जी कहना, क्योंकि एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में लगती है, एनर्जी डे टू डे लाइफ में लगती है, एनर्जी सभी में लगती है। एनर्जी एक हॉरिजॉन्टल टॉपिक आज है। इस समय में इसमें कैसे सीनेरियो आगे होगा, एनर्जी की एंड टू एंड नॉलेज, सस्टेनेबिलिटी से लेके, कंजम्पशन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, इसकी स्मार्ट यूज तक, हमें एक दुनिया में नया प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। और वेस्टर्न मॉडल महंगा है, वेस्टर्न मॉडल इररिलेवेंट है। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, वेस्टर्न मॉडल स्वार्थी है, वेस्टर्न मॉडल अप्रासंगिक है, वेस्टर्न मॉडल अव्यवहारिक है। आप अमेरिका में जाओगे, सस्टेनेबिलिटी की लंबी भाषण दोगे, बाहर जो टैक्सी स्टैंड में आपकी ड्राइवर गाड़ी में बैठा होगा, फुल एसी चला के 8 घंटा बैठेगा, और अंदर हम लोग बैठ के क्लाइमेट कंसर्न के ऊपर भाषण देंगे। ग्लोबल एमिशन हम नहीं करते हैं, भारत ग्लोबल पोल्यूटेंट नहीं है। एमिशन करने वाले लोग ग्लासगो की मीटिंग में ज्यादा कह के आएंगे कि हमारी कमिटमेंट ये है, हम इतना कंट्रीब्यूशन करके बाहर आके उसको भूल जाएंगे, हमारे ऊपर ज्ञान देंगे कि भाई कोयला मत चलाओ। हमें कोयला चलानी है, हमें सोलार पे भरोसा करने, हमको विंड पे भरोसा करने, हमको नेचुरल सोर्स की जितने, आज हम लोग थोड़े दिनों में हाइड्रोजन में भारत लीडिंग पोजीशन पे पहुंचेगी। ये सारे को जब, और ये सिर्फ एकेडमिक नॉलेज से नहीं होगा, इसको एकेडमिक नॉलेज को सोसाइटल प्रैक्टिस से कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये जो आपकी आज मंथन हो रही है, ये सिर्फ ये मत मानो इंजीनियरिंग कॉलेज तक सीमित रखना है। इसको सोसाइटी की हर एक, मैं स्कूल डिपार्टमेंट की भी काम देखता हूं, मैं चाहूंगा इस डेलीबरेशन की, इस वर्किंग ग्रुप की एक रिकमेंडेशन आए कि एनर्जी के बारे में हमने कैसे एंड टू एंड क्लास 1 से बच्चे को पढ़ाई शुरू करें, क्या किस 4 शब्दों को हम उनको पढ़ाएंगे, अकस्टम करेंगे, फैमिलियराइज करेंगे, जबकि शुरू से ही बच्चे के बारे में वो कॉन्शियसनेस आएगा जो हमारी भारतीय जीवन पद्धति में है। इसको मॉडर्न अप्रोप्रिएट तरीके से, एज अप्रोप्रिएट, टाइम अप्रोप्रिएट कैसे करना, इस टास्क फोर्स से मेरी अपेक्षा है। यह एक लाइफ लॉन्ग विषय है, एवर इमर्जिंग विषय है, एक वर्कशॉप की विषय नहीं होगा। दुनिया की प्रैक्टिस क्या है? जब हम लोग एआई की बात करते हैं, एआई की चैलेंजेस भी है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल फोरम पे 2 दिन पहले कहा हमें एथिकल एआई को यूज करना है। इस बार दुनिया में इन दिनों में वॉरफेयर हो रहा है, भारत में भी हुई, पड़ोस के देशों में हुई। वॉरफेयर अभी दिनों तक नहीं चलता है, घंटों में सीमित होता है। 1.5-2 घंटे में वार हुआ, उन्होंने उतर दिया, फिर हमने ठोका, खत्म। पड़ोस के देशों में भी ऐसा हुआ, 2-3 दिन के अंदर इधर चलो खत्म। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये सब नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव चीज है, लेकिन इनएविटेबल हो जाता है देश की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन हमें लोक कल्याण में भारत और आईआईटी कम्युनिटी और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी भारत की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी दायित्व तो ना केवल भारत के लोगों की है, जैसे मैंने शुरू में कहा, आने वाले दिनों में हमारी एनर्जी कंजम्पशन दुनिया की 1 नंबर होना तय है। लेकिन उस समय में हम किस प्रकार की एनर्जी को यूज कर रहे होंगे, उसमें टेक्नोलॉजी गवर्नेंस कितना होगा, उसकी कॉन्शियसनेस हमको कितना होगा। सब लोग अभी ऐसी गाड़ी में बैठे तो हमारे ड्राइवर को लगता है कि साहब को खुश नहीं होंगे अगर हम उसको 18 में नहीं रखेंगे, तो तब आपको फिर एक बार कोट पहनना पड़ेगा, फिर एक मफलर लगाना पड़ेगा। रात में हम लोग घर में एसी लगा के कंबल ओढ़ के सोते हैं, अप्रैल महीने में, जून महीने में भी। इसलिए ये एंड टू एंड विषय है, ये पब्लिक पॉलिसी की विषय है, ये गवर्नेंस की इशू है, ये सोशल प्रैक्टिस की विषय है, ये सोशल रिफॉर्म की विषय है। ये सारा विषय को अभी नए प्रोस्पेक्टिव में आईआईटी लीडरशिप और इस टास्क फोर्स ही सोचे। मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। दूसरे धन्यवाद, इन दिनों में मैंने अखबार में पढ़ा, मैं कभी सोचा था कि मैं आके ही आपके पास उसको धन्यवाद दूंगा, कि आईआईटी ने इस साल इसी एकेडमिक ईयर में कई नए कोर्स खुले हैं और नए कैरिकुलम भी लाया है। इस प्रकार की अपेक्षा बहुत दिनों से था कि हर एक साल आईआईटीज अपने को, और नॉट ओनली आईआईटीज,
पूरा नॉलेज कम्युनिटी खुद को री इन्वेंट करते जाए, रिकैलिब्रेट करे, तब जाके हम दुनिया की लीडरशिप पोजीशन पहुंच पाएंगे, तब हम ग्लोबल साउथ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, तब हम भारत की किसानों को, भारत की, अभी देखो एनर्जी और मेडिटेक, ये अंगांगी संपर्क है। भारत में आज गांव में डॉक्टर्स की चुनौती है। अभी मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं भी पब्लिक लाइफ में 40 साल से हूं, शायद मैं तो बहुत समय में निराशा में रहता, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि अगर हम चाहेंगे तो, पहले हम उसको टेलीमेडिसिन कहते थे, अभी टेलीमेडिसिन कहना उचित नहीं होगा, यह इनकम्प्लीट होता है, शायद उसको हम डिजिटल कंसल्टेंसी कहेंगे। हम शायद एम्स की डॉक्टर यहीं बैठ के, दुनिया की किसी भी कोने में, भारत की किसी भी रिमोट गांव में अगर कनेक्टिविटी रहेगा, एनर्जी रहेगा, और अगर उस गांव की सोलर एनर्जी में वहां का स्क्रीन चल पाएगा, शायद 2 वे कम्युनिकेशन में एम्स की डॉक्टर भी भारत के दूसरे गांव में, अभी जो 6G आ रहा है, किसी ने मेरे को कहा कि उसकी लिनेंसी पीरियड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहेगा। शायद आने वाले दिनों में आपकी IIT की क्लासरूम की प्रचार प्रसार, आप उसकी ब्रॉडकास्टिंग शायद देश की सब इंजीनियरिंग स्कूल्स को मिल पाएगा। ऑप्शनल रहेगा, व्यक्ति, चलो मैं IIT की मैकाट्रॉनिक्स की क्लास को पढ़ के आऊं, शायद मैं बॉम्बे IIT की AI की क्लास में जाऊं, चलो मैं कानपुर IIT की एरोनॉटिक्स की एक क्लास को समझूं, तब जाके मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। हमारी भारत की एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस उस प्रकार की ओपन होराइजन में सोचे, तब जाके हम आज की आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। मैं आप सभी को भारत की ओर से, सरकार की ओर से आभार प्रकट करने आए हूं कि आप लोगों ने सही दिशा में एक विषय को लेकर आगे बढ़े हो, लेकिन आगे उसको और ऊंचाई तक ले जाना, समाज कल्याण, समाज आवश्यकता के लिए आप करना, तब जाके ये उचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।